और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार से एक बड़ी खबर मिल रही है। 2 दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज होगा। विजिलेंस कोर्ट ने केस दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिए। एसआई खेमेंद्र गंगवार, एसआई हेमलता पर मामला दर्ज होगा। 4 कांस्टेबल पर भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बलात्कार मामले में 5 लाख की घूस मांगने का आरोप है। फाइनल रिपोर्ट लगाने के एवज में 5 लाख रुपए का यहां पर देखिए पैसा मांगा गया था, जिसको लेकर आरोप लगे हैं। जगजीतपुर चौकी में 2021 में केस दर्ज हुआ था। दरोगा खेमेंद्र गंगवार तत्कालीन चौकी इंचार्ज थे और घूस लेने का ये आरोप, जिसको लेकर अब मामला दर्ज किया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। तो चमोली समेत पूरे पहाड़ में सूखी ठंड का कहर जारी है। चमोली में कड़ाके की ठंड से पैदल रास्तों पर भी बहने वाला जो पानी है वो जम चुका है, तो वहीं सूखी ठंड से फसलें बर्बाद हो गई हैं। 12 दिसंबर के बाद से पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है और साथ ही लगातार जो तापमान है वो सुबह और शाम के वक्त गिरता जा रहा है, जिससे लोग भी खासे परेशान हैं। इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए पहाड़ों में किस तरह की तस्वीरें हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और कब तक ठंड से राहत मिल सकती है? जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले महीने यानी कि दिसंबर 12 तारीख के बाद पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है और लगातार हम सूखी ठंड की जो तस्वीरें है वो लगातार दिखा रहे हैं। और अभी भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी 1 हफ्ता और इसी तरीके से पहाड़ों में मौसम साफ रहेगा, यानी कि बर्फबारी और बारिश नहीं होगी। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अगर हम बात करें तो बारिश और बर्फबारी पहाड़ों में कम हुई है, जिसकी वजह से जो खेती करने वाले जो किसान हैं, जो बागवानी करने वाले जो किसान हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। चमोली जनपद का जो ऊंचाई वाला इलाका है, चाहे हम जोशीमठ विकासखंड की बात कर लें, इसकी जो नीति घाटी का जो इलाका है पूरी सेब पट्टी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से सेब की जो पौधे हैं उन पर भी अब बीमारियां फैल जाती है, क्योंकि दिसंबर महीने की बर्फबारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है पहाड़ों में। लेकिन इस बार मौसम की जो बेरुखी है वो साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका असर अब पर्यटन सीजन पर भी पड़ चुका है, क्योंकि जनवरी की 12 तारीख हो चुकी है और ऐसे में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो जो पर्यटक जनवरी महीने में आते थे पहाड़ों में, उनकी संख्या में भी जो कमी है वो साफ देखी जा रही है। हालांकि अब 15 जनवरी के बाद, यानी कि पहाड़ों में ये भी कहा जाता है कि जो पौष मास होता है उसमें कम बर्फबारी होती है, लेकिन जैसे ही माघ का महीना लगेगा, यानी कि मकर संक्रांति के बाद पहाड़ों में अधिकांश मौसम बदलता है और जनवरी और फरवरी में अच्छी बर्फबारी होती है। अब उम्मीद इसी की जताई जा रही है कि जैसे ही माघ महीना में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी बहुत ज्यादा ठंड है और सुबह शाम का तापमान लगातार लुढ़कता चला जा रहा है। जी, तो अभी ठंड से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से मौसम ड्राई है, यानी कि राज्य में बारिश नहीं हुई है और पिछले 16 सालों की तुलना करें तो मानसून के बाद में इसी सीजन में 75% बारिश की कमी है। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने से हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी का महीना आधा होने को है, लेकिन ना तो बारिश नजर आ रही है और ना ही बर्फबारी कहीं दिख रही है। हालात ये है कि सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। नदी झरने जम चुके हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी दूर दूर तक नहीं दिख रही। साल 2008 के बाद अब साल 2024 में जनवरी ऐसा महीना है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई। इस तरह की वेदर कंडीशन को लेकर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का उत्तराखंड में असर न होना भी इसकी वजह है। साल 2008, साल 2009 ऐसे साल रहे जब इसी तरह के हालात बने थे। इसका सीधा असर फसल, बागवानी से लेकर हेल्थ पर भी पड़ रहा है।
बारिश है या स्नोफॉल एक्टिविटी मेनली हमको जो पश्चिमी विक्षोभ अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें मिलती है। लेकिन इस बार देखने की अभी तक हमको कोई अच्छे सिस्टम पश्चिम विक्षोभ कोई सक्रिय है या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी कम है। आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में बारिश में 35% की कमी रही। नवंबर 2023 में 66% कम बारिश हुई। दिसंबर में 75% कम बारिश देखी गई। जनवरी में आगे एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। लगातार बारिश नहीं होने से उत्तराखंड की फसल और बागवानी लगभग बर्बाद हो चुकी है। इंसानों के लिए कई बीमारियां खतरा बन चुकी हैं और आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो गर्मियों में कई जगहों पर पानी का संकट तक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोजाना लगने वाली समस्या अब खत्म होने वाली है। प्रशासन इन दिनों रोड की चौड़ीकरण करने को लेकर लगातार तैयारी कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने अब 65 दुकानदारों को नोटिस भी दिया है, जिन्हें दुकानें खाली करनी होंगी या फिर अतिक्रमण की जद में आ रही इनकी दुकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। प्रशासन के इस फरमान के बाद में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये रोड हल्द्वानी की सबसे व्यस्त और प्राइम रूट है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अतिक्रमण को हटाने का फरमान भी जारी कर दिया गया है और साथ ही रोड को चौड़ी करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बताइए कितनी ऐसी जमीन है जिसे खाली कराया जाना है और ऐसे में व्यापारियों का क्या रुख है इसके बाद में? देखिए, हल्द्वानी में जो बिल्कुल प्राइम रोड है, मंगल पड़ाव से लेकर के रोडवेज बस अड्डे तक, इसमें रोजाना लंबा जाम लगता है और जो आने जाने वाले यात्री हैं या फिर बाजार में खरीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं, उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन ने एक सलूशन निकाला था कि ऊपर से फ्लाईओवर निकाल दिया जाए ताकि बाजार की समस्या जो है वो जाम की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन व्यापारी इसके विरोध में उतर आए। उन्होंने जो आइडिया था फ्लाईओवर का, उसे एक तरीके से उसका जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने दूसरा रास्ता निकाला है कि सड़क को चौड़ा किया जाए, जिसमें बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। महिला हॉस्पिटल है, स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार है, बेस हॉस्पिटल की दीवार है। इसके अलावा बहुत सारी नगर निगम की दुकानें हैं जिनको यहां से शिफ्ट किया जाना है या फिर जो अतिक्रमण की जद में आ रही हैं। बहुत सारे दुकानदार तो ऐसे हैं जिन्होंने नहर के ऊपर अपनी दुकानें बना दी हैं। तो ऐसे में इन सब का टूटना अब लगभग तय है। 65 दुकानें हैं जिनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। बाकायदा जो सरकारी जो दीवारें आ रही थी, सरकारी संपत्तियां आ रही थी, प्रशासन उन पे पहले ही बुलडोजर चला चुका है। ऐसे में व्यापारियों में हड़कंप है, क्योंकि व्यापारियों को लग रहा है कि जब प्रशासन सरकार की संपत्ति नहीं छोड़ रहा है, सरकार की संपत्तियां तोड़ रहा है, तो फिर अब हमारी दुकानें कहां बढ़ेंगी। इसको लेकर के वो मेयर से भी मिले हैं, स्थानीय विधायक से भी मिले हैं, प्रशासन के स्तर पर भी बातचीत हुई है, लेकिन प्रशासन अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सड़क को किसी न किसी स्तर पर चौड़ा होना है या फिर फ्लाईओवर बनना है। लेकिन फ्लाईओवर बनने का पहले ही व्यापारी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में सड़क चौड़ी करने का ही एकमात्र विकल्प अब प्रशासन के पास बचा है। जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिया है कि सड़कों को जो है पूरी तरीके से अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, और ये एक बड़ा अतिक्रमण है जो लंबे समय से शहर के लिए एक नासूर बना हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला अब प्रशासन की तरफ से लिया गया है। हालांकि व्यापारियों को सुनवाई का जरूर वक्त दिया गया है कि वो उनको जो 65 दुकानदारों को जो नोटिस सर्व हुए हैं, वो अपना इस पर जरूर जवाब दाखिल कर सकते हैं, या फिर उनको किसी तरह की क्वेरी है तो प्रशासन के सामने पेश होकर के कह सकते हैं। प्रशासन उनकी बातों को जरूर सुनेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सड़क को चौड़ी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और शहर का एक सबसे बड़ा मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर, जो कि शहर कोतवाल का मंदिर भी कहा जाता है, उसको भी शिफ्ट करने की तैयारी है। वहां पर भी क्योंकि मंदिर का एक हिस्सा इस जद में आ रहा है, अतिक्रमण की जद में आ रहा है, तो उसको भी वहां से शिफ्ट या फिर तोड़ने की तैयारी है। तो ऐसे में सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है इस पूरे मसले पर, ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। तो कह सकते हैं शैलेंद्र कि आने वाले वक्त में जाम की समस्या से निजात जरूर मिलने वाली लोगों को। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है और 14 जनवरी से 20 जनवरी तक उत्तरायणी मेले का आयोजन होगा और इस बार अयोध्या की थीम पर उत्तरायणी मेला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। भव्य रूप से मेले को सजाया गया है और साथ ही
जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह भी है। वहीं मेले में व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुष्मिता थापा लाइव जुड़ गए हैं। सुष्मिता, बताइए कैसी तस्वीरें और क्या तैयारियां हैं मेले को लेकर, क्योंकि उत्तरायणी मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी होते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम है? देखिए, इस बार जो है उत्तरायणी का मेला प्रशासन करवाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगातार बागेश्वर में चल रही हैं और उसमें अलग अलग तरीके से तैयारियां हम देख सकते हैं। अभी हाल ही में इसमें डीएम ने पोस्टर विमोचन भी किया, जिसमें राम मंदिर की थीम पर ही पोस्टर बनाया गया है और सीएम के आदेशों के बाद जो उत्तरायणी मेला है वो पूरी तरीके से राम मंदिर की थीम पे यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ ही खास तैयारी इस बार उत्तरायणी में देखने को मिल रही है। जगह जगह पे रंगाई पुताई हो रही है, कई तरह के उसमें कलाकृतियां बनाई जा रही है, जिनका कनेक्शन राम मंदिर से और सरयू से इनको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से मेले की जो तैयारी जोर शोर से चल ही रही है, उसके बीच कई सारे व्यापारी भी बागेश्वर पहुंच रहे हैं और बागेश्वर का और जो अयोध्या का है उनका कनेक्शन जो भी है उसको सरयू और जो राम मंदिर है उसके कनेक्शन को दिखाने के लिए इस बार राम मंदिर की थीम पर ये मेला हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन इसके तैयारी पे जुटा हुआ है। और इस बार एक भव्य मेला देखने को यहाँ पे सभी को मिलेगा, जिसकी तैयारी लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा होनी है उसके साथ ही बागेश्वर में जो सरयू निकल के अयोध्या पहुंचती है, तो इसका कहीं ना कहीं महत्व सरयू नदी का भी देखने को मिलेगा। और जो सरमूल है उद्गम स्थल सरयू का, उसको भी एक तरीके से पहचान अयोध्या मंदिर बनने के बाद यहाँ पे मिलेगा। और जिस तरीके से तो सुष्मिता, इस बार अगर उत्तरायणी मेले की बात करें तो ये पूरा राममय नजर आने वाला है और ऐसे में लोगों में खासा उत्साह भी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट ने सीएम धामी को अधिकृत किया है और अब मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के तहत में हल्द्वानी के गोला पार्क को मास्टर प्लान बनने तक फ्री जोन घोषित किया गया है और तब तक हर तरीके का निर्माण बैन होगा। नई नजूल नीति पर राष्ट्रपति की मोहर लगने तक राज्य में पुरानी नजूल नीति ही लागू रहेगी। इसके अलावा राज्य में नजूल जमीन पर करीब 40,000 पट्टाधारक हैं और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409 करोड़ के लोन लेने की मंजूरी भी दी गई है। वित्त विभाग के तहत में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है और उच्च शिक्षा विभाग के बचे हुए पदों को संविदा के जरिए भरे जाने का फैसला भी लिया गया। आयुष शिक्षा विभाग में निदेशक पद की संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। जो प्राइस गन्ना मूल्य भुगतान के लिए इनको शासकीय प्रतिभूति के आधार पर ये लोग लोन लेते हैं और इस साल भी कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 409 करोड़ का लोन लेने के लिए शासकीय प्रतिभूति की अनुमति दी गई। गढ़वाल में चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द आकार लेने जा रहा है, जिसके तहत सरकार जल्द ही मानसखंड यानी कि कुमाऊं के 9 प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास भी कर सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लान है कि गढ़वाल में चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं को पहुंचाया जाए। मिशन के तहत कुमाऊं के 16 मंदिरों का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तारीकरण की भी योजना है। 16 में से 9 मंदिरों की डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है, जिनके सौंदर्यीकरण के काम का सरकार जल्द शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मिशन में शामिल मंदिर हैं पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ और बागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का चितई गोलज्यू जोगेश्वर मंदिर, कटारमल सूर्य देव मंदिर, कसार देवी मंदिर और नंदा देवी मंदिर, नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर और कैंची धाम मंदिर, यूएस नगर में काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर, चंपावत में बालेश्वर मंदिर, पाताल रुदेश्वर, पूर्णागिरी धाम और मां बाराही देवी मंदिर,
इनमें से पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, बैजनाथ, नंदा देवी, मां नैना देवी, कैची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, मां बाराही देवी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास सीएम धामी जल्द करेंगे। तो हमने फर्स्ट फेज में 16 मंदिर लिए हैं। इन 16 मंदिरों के सापेक्ष में हमने 4 कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था। उसके सारी इंसेप्शन रिपोर्ट, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान और डीपीआर फाइनलाइज हो गए हैं। तो उसमें विशेषकर जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, हाट कालिका माता मंदिर है, नैना मंदिर है, पाताल रुद्रेश्वर है, इत्यादि मंदिरों के हमारे डीपीआर हमने सैंक्शन कर दिए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सरकार 15 अप्रैल से रेल सेवा मानसखंड एक्सप्रेस भी शुरू करने जा रही है। ये ट्रेन कोलकाता से टनकपुर के बीच चलेगी और टनकपुर से श्रद्धालुओं को स्थानीय टूर ऑपरेटर्स और बसों के जरिए मंदिरों तक पहुंचाने की योजना है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पद से सरकार ने हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए, जिसके बाद में गोपेश्वर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैली उत्तराखंड में हो, साथ ही बड़े नेताओं की रैली और साथ ही रोड शो का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में लगी बीजेपी पीएम मोदी की रैली को उत्तराखंड में जीत का मंत्र मान रही है। पिछले साल पिथौरागढ़ और देहरादून में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कई बात का मैसेज पूरे देश में छाया रहा। ऐसे में अब बीजेपी संगठन ने रुद्रपुर, रुड़की और देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली करवाने का प्रपोजल केंद्र को भेजा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं की रैली और रोड शो कराने की तैयारी में बीजेपी है। चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड में 3 जनसभाओं के लिए हमने अनुरोध किया है केंद्रीय नेतृत्व से। तो उधम सिंह नगर में होगी, हरिद्वार में होगी और देहरादून जिले में, ऐसा हमने मांगा है उनसे कार्यक्रम। इसके अलावा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। बीजेपी ने कई जगहों का चयन भी कर लिया है जहां वो रैली और रोड शो कराने की तैयारी में है, जिसमें उत्तरकाशी, गोचर, टिहरी, विकासनगर, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, हल्द्वानी, काशीपुर शामिल हैं। वहीं कांग्रेस भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली और रोड शो को लेकर प्लान तैयार कर रही है। देखिए, प्रदेश में निश्चित रूप से सीनियर लीडरशिप, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे खड़गे जी हों, ये लोग हमेशा चुनाव के अंदर रहे हैं। आप ये देखिए, राजस्थान में इलेक्शन था, मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ में था, तेलंगाना में था, सब जगह इन लोगों की रैलियां हुई हैं। तो लोकसभा चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप उत्तराखंड भी आएगी। लोकसभा की 5 सीट पर पीएम मोदी की 3 रैली से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं की बदौलत बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिशों में जुटी हुई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और खबर दिल्ली से है, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देहरादून नगर निगम और साथ ही नगर पालिका मुनि की रेती को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। शहरों की सफाई के मामले में अलग अलग कैटेगरी में ये सम्मान दिया गया। चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। विकासनगर के सेलाकोई से एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी कई राज्यों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं।
रुड़की के भगवानपुर इलाके में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 12 चोरी की बाइकें बरामद की गई। टिहरी के घनसाली क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों को अब राहत की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने घनसाली सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया है। उत्तरकाशी के बनगांव चोपड़ा कसराला सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। विकासनगर पुलिस ने चोरी के 4 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें लकड़ियों, बकरियों और मंदिर में चोरी के संबंधित मामले थे। टिहरी के चंबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा कई स्टॉल लगाए गए। टनकपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। रुद्रप्रयाग में महिलाओं को बेहतर रोजगार से जोड़ने के दिशा में जिला प्रशासन बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, जिसके चलते यात्रा रूटों पर होम स्टे और दुकानें संचालित की जाएंगी। जंगल की आग की रोकथाम के लिए पौड़ी के द्वारीखाल में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंश फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में फायर फाइटरों को सुरक्षा के उपकरण दिए गए। टिहरी के जौनपुर बीडीसी बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले में छाए रहे। इस मौके पर डीएम ने समस्या का समाधान के निर्देश भी दिए।